हेलो नमस्कार दोस्तों। ये हमारी फंडामेंटल सीरीज का दूसरा पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी एनालिसिस। बेसिक्स में मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर इकोनॉमी का एनालिसिस बहुत जरूरी होता है क्योंकि बिजनेस और ना ही इंडस्ट्री आइसोलेशन में परफॉर्म कर सकते। तो आप एक बार मेरा वीडियो जरूर देखिए। अब हम देखते हैं इकोनॉमी एनालिसिस के बारे में। इकोनॉमी एनालिसिस होता है कि हम जब पूरी कंट्री की इकोनॉमी का एनालिसिस करते हैं, पूरी कंट्री का इकोनॉमी का एनालिसिस करने के लिए हम उन कंट्री के इकोनॉमी के कुछ पैरामीटर्स देखते हैं, जो कि होते हैं कि जीडीपी, परचेज प्राइस पैरिटी, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट एंड मैनी अदर फैक्टर्स। तो हम जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है कि जब पूरी कंट्री की जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है इन ईयर, उसको कहते हैं जीडीपी। अगर देखिए हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ रही है पर गुड्स और सर्विसेज नहीं बढ़ेंगी तो इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाएगा। तो ये बहुत प्रॉब्लम का कंसर्न हो जाता है, इसलिए हमें जीडीपी का एनालिसिस करना जरूरी होता है। आपने देखा होगा जब जीडीपी में जीडीपी का प्रिडिक्शन जब आईएमएफ करता है, जब वो अच्छा प्रिडिक्शन करता है तब स्टॉक मार्केट हाई पर जाते हैं, और जब वो प्रिडिक्शन को कम कर देते हैं तो स्टॉक मार्केट में बियर कर आ जाता है, या कह सकते हैं फॉल आ जाता है। तो जीडीपी का एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। तो जीडीपी का एनालिसिस क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जीडीपी हर इंडस्ट्री पर अलग अलग इम्पैक्ट डालती है। कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जिन पर जीडीपी ज्यादा इम्पैक्ट डालती है, जैसे कि आप देख सकते हैं साइक्लिकल इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है जिनका जीडीपी के प्रभाव से। तो ऐसी होती है ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और रियल एस्टेट। अब हम समझते हैं इन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट क्यों होता है। इन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट इसलिए होता है क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये इंडस्ट्रीज ये इंडस्ट्रीज जो है डायरेक्टली हमारे इनकम से रिलेटेड करती हैं। अगर मान लीजिए कि जीडीपी मींस नेशन की इनकम कम हो रही है तो लोग ज्यादा पैसा खर्च नहीं करेंगे, ना रियल एस्टेट में, ना इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज जैसे फ्रिज, एसी, आईफोन, सैमसंग के महंगे मोबाइल्स के ऊपर पैसा खर्च नहीं करेंगे। वो अपना पैसा नेसेसिटीज के लिए खर्च करेंगे। इस देश में ज्यादा पैसा नेसेसिटी के लिए खर्च होता है तो उस देश में इकोनॉमी, इसका मतलब डाउन जा रही है और उसमें दूसरी इंडस्ट्रीज काम नहीं करेंगे अच्छा। अब नॉन साइक्लिकल में आ जाएगी, नेसेसिटीज वाली इंडस्ट्रीज होती है इसमें, जैसे फार्मा। चाहे फार्मा हमारी नेसेसिटी होती है, हम फार्मा को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हमारी इनकम डाउन भी है तब भी हम अपने लिए दवाई तो खरीदेंगे ही। ऐसे ही एफएमसीजी, फार्मा और एग्रो बेस्ड और इलेक्ट्रिसिटी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में आ गए, जैसे कि टूथब्रश वगैरह, कॉलगेट, ऐसी सब चीजें जो होती है एफएमसीजी में आती है। अब ये नॉर्मली खरीदे जाते हैं, इनके ऊपर इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, और साइक्लिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसके ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए अब देखते हैं कि देखिए ये कार की सेल्स है पिछले साल की जब कोविड आया था। अब देखिए ये अप्रैल मई जून में, अप्रैल 20 के अंदर कार की सेल्स पहले से देखिए काफी डाउन हो गई है। मार्च में स्टार्ट हो गई थी डाउन होना, अब देखिए बिल्कुल डाउन हो गई है। अब देखिए इधर इधर देखिए, जैसे ही जुलाई 20 का इकोनॉमी को देखिए, उस टाइम लॉकडाउन लगा था। जुलाई 20 के अंदर अप्रैल मई जून में जब लॉकडाउन लगा था, मार्च अप्रैल मई में पिछले साल, तब देखिए हमारी इकोनॉमी एकदम डाउन हो गई थी। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सेल्स पे पड़ा। डायरेक्ट इम्पैक्ट सेल्स पे पड़ा, इसका मतलब एक्सपेक्टेड सेल्स डाउन, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट डाउन, पर कॉस्ट हाई, क्योंकि एम्प्लॉय को ले ऑफ नहीं किया होगा उस टाइम तक और ये डायरेक्ट एकदम से आया था लॉकडाउन, तो उस टाइम कॉस्ट हाई हुई होंगी और जो उनकी ओवरहेड कॉस्ट थी वो भी हाई होगी। तो कॉस्ट ज्यादा, सेल्स कम, इसका मतलब प्रॉफिट डाउन और ये स्टॉक्स मार्केट में क्रैश करेंगे। तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए अब ये देखिए ये सारी इंडस्ट्रीज हैं फार्मास्यूटिकल्स, इनके ऊपर कम इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि ये नॉन साइक्लिकल है। अब देखिए एफएमसीजी, इनके ऊपर भी इम्पैक्ट कम पड़ेगा। लेकिन जब आप देखेंगे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, जैसे मैंने अभी आपको सेल्स का दिखाया, उसमें आपका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा क्योंकि वो
इंडस्ट्रीज डायरेक्टली जीडीपी से रिलेट करती हैं, और उस टाइम की जीडीपी का डेटा जो है वो मैंने आपको अभी दिखाया कि डाउन हो गया था। देखिए ये जीडीपी का डाटा डाउन हो गया है, जीडीपी डाउन हो गई थी जैसे ही लॉकडाउन हुआ था। अब जीडीपी का डाटा डाउन हो गया, तो जीडीपी का डाटा डाउन होने से ये जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा उसके ऊपर। अब चलिए अब दोस्तों हम करते हैं इकोनॉमी का एनालिसिस। अब तक हमें समझा कि जीडीपी क्या होती है और का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। अब हम करते हैं इसका प्रिडिक्शन या एनालिसिस। देखिए ये एक आईएमएफ की वेबसाइट है। आईएमएफ की वेबसाइट पर आप भी जाकर देख सकते हैं कि उन्होंने बताया कि इंडिया की रियल जीडीपी का ग्रोथ होगा 12.5% और इन्फ्लेशन होगा 4.9% इस करंट ईयर में। वैसे उन्होंने अभी रिवाइज कर दिया, पर यहाँ अभी उन्होंने अपडेट नहीं किया है 9% पर, उन्होंने रिवाइज कर दिया। तो देखिए ये वी शेप्ड जो है ये हमें दिखा रहा है 2020 में हमारी इकोनॉमी का अप्रोक्सीमेटली -8% पर चली गई थी, अब वो आ गई है, अब वो वी शेप ग्रोथ कर रही है, यानी बहुत ज्यादा, ये -8 तो ग्रो कर ही रही है, उसके अलावा वो 12.5 तक जाएगी। अब देखिए अगले साल के प्रिडिक्शंस क्या हैं। 6.9, जब ये अगले साल के प्रिडिक्शन कम होंगे या नॉर्मल पर आएंगे तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली साइक्लिकल इंडस्ट्रीज पर पड़ेगा। तो अगर आपके पास साइक्लिकल स्टॉक्स हैं तो वो अभी आपको बूम दिखाएंगे, क्योंकि देखिए क्योंकि इस साल वो पिछले साल को कवर करके और प्रॉफिट भी कमा पाएंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी की जो प्रिडिक्शन है वो रिकवरी की तरफ जा रही है, क्योंकि कोविड से रिकवर हो रही है हमारी इकोनॉमी, क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव और लोगों ने बहुत ज्यादा केयर भी करते हैं, मास्क भी लगाते हैं, तो उस वजह से उसकी तरफ जा रही है, रिकवरी की तरफ जा रही है। ये आईएमएफ की प्रिडिक्शन है, तो इससे हम स्टॉक मार्केट का प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि इकोनॉमी इज ओवरऑल गुड। तो हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज जो है साइक्लिकल इंडस्ट्रीज वो बहुत बढ़ेंगी और नॉन साइक्लिकल इंडस्ट्रीज भी बहुत बढ़ेंगी। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस के बारे में। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस के बारे में, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि के साथ क्या होने वाला है। जैसे कि कंज्यूमर है सैलरीड पीपल अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी जॉब जा सकती है तो वो हमेशा नेसेसिटीज के ऊपर जोर देंगे। तो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस बहुत जरूरी होती है कि वो एम्प्लॉयमेंट, उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेंज, जैसे कि हमारा अगला पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी तो लोग खर्च करना कम कर देंगे, अगर लोग खर्च नहीं करेंगे तो इकोनॉमी धीरे धीरे डाउन होती चली जाएगी। अब और लास्ट पॉइंट है रीजनल इकोनॉमिक्स। रीजनल इकोनॉमिक्स में हम करते हैं अपने आसपास की इकोनॉमिक्स का एनालिसिस, पर हम सभी इकोनॉमिक्स का एनालिसिस नहीं करेंगे, हम उन इकोनॉमिक्स का एनालिसिस करेंगे जिसका इम्पैक्ट हमारे देश पे पड़ता है सबसे ज्यादा। जैसे कि हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स है चाइना, यूएस एंड जापान एंड मैनी अदर कंट्रीज जो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स है। यूरोप, ये सब हमारे यूरोप, जैसे यूरोपियन यूनियन जो है वो कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं, तो हम यूरोप को कह सकते हैं, एज ए कंट्री कह सकते हैं। तो हम इनका एनालिसिस करेंगे कि ये भी कंट्रीज अगर बढ़ेंगी तो हम वहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और हमारे उनके साथ ट्रेड बढ़ेंगे। अगर ये इकोनॉमिक्स डाउन जाएंगे तो हमारे उनके साथ ट्रेड्स नहीं बढ़ेंगे और हमारे ऊपर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि यूएस के स्टॉक मार्केट का भी पड़ सकता है हमारे ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट। तो चलिए अब इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में बात करेंगे इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट के बारे में। थैंक यू।